अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने यूजीसी नेट जेआरएफ के उर्दू निसाब के मुताबिक यूनिट 1 से मुताल्लिक हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ से मुताल्लिक अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ, जो नेट जेआरएफ के इम्तिहान के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक शुमार किया जाता है? जवाब है, कदीम हिंद आर्याई का दौर 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक शुमार किया जाता है। अगला सवाल है, हमारे एहसासात, जज्बात और ख़यालात को अदा करने का वसीला क्या है? जवाब हो जाएगा, हमारे एहसासात, जज्बात और ख़यालात को अदा करने का वसीला जो है वो ज़बान है। अगला सवाल है, ज़बान किसका मजमुआ है? जवाब है, ज़बान आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है। अगला सवाल है, ज़बान की सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर माहिरीन लिसानियात ने उन्हें कितने मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में तक़सीम किया है? जवाब हो जाएगा, ज़बान की सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर माहिरीन लिसानियात ने उन्हें 8 मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में तक़सीम किया है। वो 8 कौन कौन से हैं? तो पहला है सामी ख़ानदान, दूसरा है हिंद चीनी, तीसरा है द्राविड़ी ख़ानदान, चौथा है मुंडा, पांचवा है अफ्रीका की बांतो, छठा है अमरीकी, सातवां है मलायाई और आठवां जो ख़ानदान है ज़बान का वो है हमारा हिंद यूरोपीय ख़ानदान, जिससे हमारी हिंद आर्याई ख़ानदान निकली है। अगला सवाल है, अरबी और इब्रानी ज़बानें किस लिसानी ख़ानदान से निकली हैं? जवाब हो जाएगा, अरबी और इब्रानी ज़बानें सामी ख़ानदान से निकली हैं। दुरुस्त जवाब इसका सामी ख़ानदान हो जाएगा। अगला सवाल है, जनूबी हिंदुस्तान में राइज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस लिसानी ख़ानदान की मशहूर शाखें हैं? जवाब इसका हो जाएगा, जनूबी हिंदुस्तान में राइज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये जो है ज़बानें जो राइज हैं जनूबी हिंद में, ये द्राविड़ी ख़ानदान की मशहूर शाखें हैं। अगला सवाल है, उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ किस लिसानी ख़ानदान से है? जवाब है, उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ ये हिंद यूरोपी लिसानी ख़ानदान से है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में आकर हिंद यूरोपी अपने इर्तिक़ाई दौर में हिंद ईरानी से गुज़रकर कौन सी शक्ल अख्तियार कर लेती है? जवाब हो जाएगा, हिंदुस्तान में आकर हिंद यूरोपी अपने इर्तिक़ाई दौर में हिंद ईरानी से गुज़रकर हिंद आर्याई शक्ल अख्तियार कर लेती है। अगला सवाल है, आर्यों का वतन वस्ती एशिया में तलाश करना चाहिए, ये कौल किसका है? जवाब है, आर्यों का वतन वस्ती एशिया में तलाश करना चाहिए, ये कौल नसीर अहमद ख़ान का है। अगला सवाल है, आर्यों की बोली जाने वाली हिंद यूरोपी ज़बान कितने हिस्सों में तक़सीम हो गई? जवाब इसका हो जाएगा, आर्यों की बोली जाने वाली हिंद यूरोपी ज़बान 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई। पहले है मशरिकी और दूसरा है मगरिबी। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिला की तारीख़ 1500 कब्ल मसीह मुकर्रर की जा सकती है, ये ख़याल किसका है? जवाब है, हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिला की तारीख़ 1500 कब्ल मसीह मुकर्रर की जा सकती है, ये ख़याल मसूद हुसैन ख़ान का है। अगला सवाल है,
मगरिब में जाने वाले आर्यों के गिरोह को क्या नाम दिया गया? जवाब है मगरिब में जाने वाले आर्यों के गिरोह को कनेटम गिरोह का नाम दिया गया। अगला सवाल है, मगरिब में जाने वाले आर्यों की नुमाइंदा ज़बानें कौन कौन सी हैं? जवाब है मगरिब में जाने वाले आर्यों की नुमाइंदा ज़बानें यूनानी, लातीनी और जर्मनिक वगैरह हैं। अगला सवाल है, मशरिक़ की तरफ हिजरत करने वाले गिरोह को क्या कहा गया? जवाब है मशरिक़ की तरफ हिजरत करने वाले गिरोह को इश्तम गिरोह कहा गया। अगला सवाल है, इश्तम गिरोह के जो आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए उनकी ज़बान क्या कहलाई? जवाब हो जाएगा इश्तम गिरोह के जो आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए उनकी ज़बान संस्कृत ज़बान कहलाई। अगला सवाल है, माहिरीन लसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है? जवाब हो जाएगा माहिरीन लसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। अगला सवाल है, कदीम हिंद आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श हमें किस शक्ल में मिलता है? जवाब हो जाएगा कदीम हिंद आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श हमें ऋग्वेद की शक्ल में मिलता है। ऋग्वेद जो कि 1000 कब्ल मसीह से कब्ल की किताब है। अगला सवाल है, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर शुदेश्वर वर्मा ने कितनी मंजिलों में तकसीम किया है? जवाब इसका हो जाएगा कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर शुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है। कौन कौन सी? पहली है वैदिक मंजिल, दूसरी है अहद पारणी की मंजिल, तीसरी है रज़मिया मंजिल, चौथी है दीनवी मंजिल और 5वीं है टकसाली मंजिल। अगला सवाल है, कदीम हिंद आर्याई के दौर में कितने मेयारों की बताई जाती रही है? जवाब हो जाएगा कदीम हिंद आर्याई के दौर में संस्कृत 3 मेयारों की बताई जाती रही है। कौन कौन सी? पहली है उदीचा या मेयारी संस्कृत, दूसरी है मध्य देशी या वस्ती या नीम मेयारी जिसे कहा गया, और तीसरी है प्राच्य या मशरकी या गैर मेयारी जिसे कहा गया। अगला सवाल है, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया है? जवाब हो जाएगा प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम किया है। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है क्लासिकल संस्कृत। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किसके नमूने मिलते हैं? जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। अगला सवाल है, वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक का है? जवाब हो जाएगा वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना 500 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह तक 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना जो है ये वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना है। अगला सवाल है, वस्ती हिंद आर्याई को माहिरीन ने इर्तिकाई खसूसियत के लिहाज से कितने अदवार में तकसीम किया है? जवाब हो जाएगा वस्ती हिंद आर्याई को माहिरीन ने इर्तिकाई खसूसियात के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम किया है। अगला सवाल है, प्राकृत के क्या मानी हैं? जवाब हो जाएगा
प्राकृत के मानी है फितरी ज़बान के, यानी जो फितरी ज़बान होगी वो प्राकृत होगी। अगला सवाल है, पहली प्राकृत किसे कहा गया है? जवाब हो जाएगा पहली प्राकृत अवाम का मुहावरा या अवाम की बोली ठोली जो होती है उसे पहली प्राकृत कहा गया है। अगला सवाल है, अवाम की बोली ठोली का अदबी रूप क्या है? जवाब हो जाएगा अवाम की बोली ठोली का अदबी रूप पाली है। अगला सवाल है, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? जवाब हो जाएगा प्राकृत के सबसे कदीम नमूने बुद्ध और जैनियों की मजहबी किताबों या फिर अशोक की लाटों पर कुंदा किए हुए मिलते हैं। अगला सवाल है, किसके मुताबिक पहली प्राकृत सिर्फ उस ज़बान को कहेंगे जिसका अदबी रूप पाली है? जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खान के मुताबिक पहली प्राकृत सिर्फ उस ज़बान को कहेंगे जिसका अदबी रूप पाली है। अगला सवाल है, कदीम मागधी किसे कहा गया है? जवाब है कदीम मागधी पाली को कहा गया है, यानी जो पाली ज़बान है उसे कदीम मागधी कहा गया है। अगला सवाल है, लफ्ज़ पाली संस्कृत के किस लफ्ज़ से निकला है? जवाब है लफ्ज़ पाली संस्कृत के पंक्ति से निकला है या पंक्ति से अखज़ है। अगला सवाल है, पंडित हरिऔध की तहकीक के मुताबिक पाली किसे कहते हैं? जवाब है पंडित हरिऔध की तहकीक के मुताबिक पाली बुद्धधर शास्त्री की सत्र को पाली कहते हैं। अगला सवाल है, पहली प्राकृत में किसका शुमार होता है? जवाब है पहली प्राकृत में पाली और अशोक के कुतुबों की ज़बानों का इस्तेमाल शुमार होता है। अगला सवाल है, पाली किस मज़हब की ज़बान है? जवाब हो जाएगा पाली बुद्ध मज़हब की ज़बान है। अगला सवाल है, पाली बुनियादी तौर पर कहाँ की ज़बान थी? जवाब है पाली बुनियादी तौर पर मगध की ज़बान थी। अगला सवाल है, बुद्ध मज़हब की तमाम मुस्तनद तसानीफ बशमूल धम्पद किस ज़बान में पाई जाती हैं? जवाब हो जाएगा बुद्ध मज़हब की तमाम मुस्तनद तसानीफ बशमूल धम्पद पाली ज़बान में पाई जाती हैं। अगला सवाल है, वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा दौर क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा दौर अदबी प्राकृतों का दौर कहलाता है। अगला सवाल है, माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों की कितने किस्में बयान की हैं? जवाब है माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों की 5 किस्में बयान की हैं। कौन कौन सी है? पहली है महाराष्ट्री, दूसरी है शौरसेनी, तीसरी है मगधी, चौथी है अर्ध मगधी और 5वीं है पेशाची। यानी माहिरीन लिसानियात ने जो अदबी प्राकृतों की 5 किस्में बयान की हैं वो 5 किस्में यही हैं। अगला सवाल है, वस्ती हिंद आर्याई का तीसरा दौर क्या कहलाता है? जवाब है वस्ती हिंद आर्याई का तीसरा दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। अगला सवाल है, प्राकृतों के अदबी शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की ज़बानों को कवायद नवीसों ने क्या कहा? जवाब है प्राकृतों के अदबी शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की ज़बानों को कवायद नवीसों ने अपभ्रंश कहा है। अगला सवाल है,
अपभ्रंश के क्या मानी है? जवाब है अपभ्रंश के मानी है बिगड़ी हुई जबान के। अगला सवाल है, अपभ्रंशों को प्राकृतों का माबाद इर्तिका किसने कहा है? जवाब है अपभ्रंशों को प्राकृतों का माबाद इर्तिका सिद्धेश्वर वर्मा ने कहा है। अगला सवाल है, किसने संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश कहा है? जवाब हो जाएगा पतंजलि ने। अपनी तसनीफ जो इनकी है महाभाषण, जिसे हिंदी में महाभाष्य कहा जाता है, उसमें इन्होंने संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश कहा है। अगला सवाल है, अपभ्रंश लफ्ज़ का इस्तेमाल एक ख़ास मज़मून के मानी में सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया है? जवाब हो जाएगा अपभ्रंश लफ्ज़ का इस्तेमाल एक ख़ास लफ्ज़ के एक ख़ास ज़बान के मानी में सबसे पहले हेमचंद ने इस्तेमाल किया है। अगला सवाल है, प्राकृत के सबसे बड़े आलिम मार्कंडेय ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बताई हैं? जवाब हो जाएगा प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडेय ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं। कौन कौन सी? पहली है नागर अपभ्रंश, दूसरी है ब्राचड अपभ्रंश और तीसरी है उपनागर अपभ्रंश। यानी ये 3 किस्में जो है जो मार्कंडेय ने अपभ्रंश की बताई हैं। अगला सवाल है, कौन सी अपभ्रंश शुमाली हिंद की लिंगो अफ्रीका की हैसियत रखती है? जवाब हो जाएगा शुमाली हिंद की लिंगो अफ्रीका की हैसियत रखने वाली अपभ्रंश जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश है। अगला सवाल है, अपभ्रंशों में कौन सी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखती है? जवाब हो जाएगा अपभ्रंशों में मुमताज़ हैसियत रखने वाली अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश है। अगला सवाल है, शौरसेनी अपभ्रंश किस इलाका में बोली जाने वाली अपभ्रंश है? जवाब हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश जो है ये इलाका शौरसेन यानी मथुरा वगैरह का जो इलाका है उस जगह की जो अपभ्रंश बोली जाती है वहाँ पे उसे शौरसेनी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, शौरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? जवाब है शौरसेनी अपभ्रंश में कुल 4 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? पहली है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, दूसरी है राजस्थानी, तीसरी है पंजाबी और चौथी है गुजराती और पहाड़ी बोलियां। अगला सवाल है, गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक किस अपभ्रंश से है? जवाब है गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक जो है ये नागर अपभ्रंश से है। अगला सवाल है, बिहार की तमाम बोलियां किस अपभ्रंश से निकली हैं? जवाब हो जाएगा बिहार की तमाम अपभ्रंश बोलियां जो हैं ये मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। यानी मगध वगैरह का जो इलाका है ये बिहार के इलाके हैं और यहाँ की जो अपभ्रंश है ये सब मागधी अपभ्रंश से निकली हुई हैं बिहार की तमाम बोलियां। अगला सवाल है, अर्धमागधी अपभ्रंश का इलाका कहाँ से कहाँ तक का है? जवाब है अर्धमागधी अपभ्रंश का जो इलाका है ये बिहार से इलाहाबाद तक का जितना भी इलाका है ये सब अर्धमागधी अपभ्रंश का इलाका है। अगला सवाल है, ब्राचड और कैकई से कौन सी ज़बानें निकली हैं? जवाब हो जाएगा ब्राचड और कैकई से सिंधी और लेहंदा ज़बानें निकली हैं। अगला सवाल है, मौजूदा हिंदुस्तानी ज़बान और शौरसेनी अपभ्रंश की दरमियानी मंजिल को क्या कहा गया है? जवाब हो जाएगा
मौजूदा हिंदुस्तानी ज़बान और शौरसेनी अपभ्रंश की दरमियानी मंजिल जो है उसे औहट कहा गया है। अगला सवाल है, जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का ज़माना कब से कब तक का है? जवाब हो जाएगा, जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का ज़माना जो है ये 1000 ईस्वी से ताहाल है। कदीम हिंद आर्याई का ज़माना जो है वो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक का है। वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना जो है वो 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का है। और जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का जो ज़माना है ये 1000 ईस्वी से ताहाल यानी मौजूदा वक्त तक का जो ज़माना है ये जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का ज़माना है। अगला सवाल है, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की कौन कौन सी ज़बानें हैं? जवाब है, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें लेहिंदा और सिंधी ज़बानें जो है ये शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। अगला सवाल है, लेहिंदा किस इलाके की ज़बान है? जवाब है, लेहिंदा जो है ये मगरबी पंजाब की ज़बान है। अगला सवाल है, लेहिंदा पर किन ज़बानों का असर बहुत ज़्यादा पड़ा है? जवाब है, लेहिंदा पर दुर्द या पेशाच ज़बानें जो है इन ज़बानों का असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। अगला सवाल है, लेहिंदा और किन नामों से मशहूर है? जवाब है, लेहिंदा मगरबी पंजाबी, जाटकी, हिंदकी या अची के नामों से मशहूर है। यानी इन नामों से भी लेहिंदा को, जो लेहिंदा ज़बान है इसे इन नामों से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, सिंधी किस इलाके की बोली है? जवाब हो जाएगा, सिंधी जो है ये सूबा सिंध के इलाके की बोली है। यानी सूबा सिंध में जो सिंध के सूबे के जो इलाके में ज़बान बोली जाती है उसे सिंधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, बर्रे सगीर पाको हिंद में सिंधी किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? जवाब हो जाएगा, बर्रे सगीर पाको हिंद में सिंधी जो है ये अरबी रस्मुल ख़त में और देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। यानी पाकिस्तान वगैरह का जो इलाका है वहाँ पर ये अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है और इसके अलावा हिंदुस्तान वगैरह के इलाके में जो सिंधी लिखी जाती है वो देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। अगला सवाल है, जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान मराठी किस इलाके की ज़बान है? जवाब हो जाएगा, जनूबी हिंदुस्तान की जो आर्याई ज़बान मराठी है ये महाराष्ट्र वगैरह के इलाके की ज़बान है। अगला सवाल है, मशरक़ी हिंदुस्तान की कौन कौन सी ज़बानें हैं? जवाब हो जाएगा, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी। ये जो ज़बानें हैं ये सब मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। अगला सवाल है, बिहारी की कितनी बोलियां काबिले ज़िक्र हैं? जवाब हो जाएगा, बिहारी की जो काबिले ज़िक्र बोलियां हैं वो है मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये 3 बोलियां जो है जो बिहारी की बोलियों में बहुत काबिले ज़िक्र बोलियां हैं। अगला सवाल है, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान कौन सी है? जवाब हो जाएगा, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान मशरक़ी हिंदी है। अगला सवाल है, मशरक़ी हिंदी की कितनी ख़ास बोलियां हैं? जवाब हो जाएगा, मशरक़ी हिंदी की 3 ख़ास बोलियां हैं। कौन कौन सी? पहली है अवधी, दूसरी है बघेली और तीसरी है
छत्तीसगढ़ी। ये तीनों जो बोलियां हैं ये मशरकी हिंदी की ख़ास बोलियां हैं। अगला सवाल है, अवधि के दो मशहूर शायर कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा, अवधि के दो मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वो पद्मावत के नाम से है, जो कि बहुत मशहूर व मारूफ है, और तुलसीदास के रामचरितमानस। ये दोनों तसानीफ जो है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत और तुलसी की रामचरितमानस, ये अवधि में ये दोनों तसानीफ हैं। अगला सवाल है, मशरकी हिंदी को सबसे पहले एक अलहदा ज़बान की हैसियत किसने दी है? जवाब हो जाएगा, मशरकी हिंदी को सबसे पहले एक अलहदा ज़बान की हैसियत जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी है। अगला सवाल है, मध्य देश की ख़ास ज़बान कौन सी है? जवाब हो जाएगा, मध्य देश की ख़ास ज़बान मगरबी हिंदी है। अगला सवाल, लिसानी तहक़ीक़ की रौ से मगरबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक़ किससे है? जवाब हो जाएगा, लिसानी तहक़ीक़ की रौ से मगरबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक़ शौरसेनी अपभ्रंश से है। अगला सवाल है, हिंद आर्याई ज़बान की सच्ची नुमाइंदा ज़बान कौन सी है? जवाब हो जाएगा, हिंद आर्याई ज़बान की सच्ची नुमाइंदा ज़बान मगरबी हिंदी है। अगला सवाल है, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? जवाब हो जाएगा, मगरबी हिंदी की कुल 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले है खड़ी बोली, दूसरी है हरियाणवी, तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी है कन्नौजी और पांचवी है बुंदेली। ये पांचों जो बोलियां हैं ये मगरबी हिंदी की बोलियां हैं। अगला सवाल है, मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली किसे कहा जाता है? जवाब है, मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली ब्रजभाषा को कहा जाता है। यानी मगरबी हिंदी में बोलियां तो 5 शामिल है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और कन्नौजी और बुंदेली, लेकिन सबसे जो ख़ास और नुमाइंदा बोली है वो ब्रजभाषा है। अगला सवाल है, ग्रियर्सन मौजूदा हरियाणवी को किसकी एक शक्ल मानता है? जवाब हो जाएगा, ग्रियर्सन मौजूदा हरियाणवी को खड़ी बोली की ही एक शक्ल मानता है। अगला सवाल है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम किसने दिया है? जवाब हो जाएगा, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अगला सवाल है, मध्य देश की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें कौन कौन सी हैं? जवाब हो जाएगा, मध्य देश की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें पहाड़ी बोलियां, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी ज़बानें हैं, जो मध्य देश की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें हैं। अगला सवाल है, पहाड़ी बोलियां कितने हिस्सों में मुनक़िस्म हैं? जवाब हो जाएगा, पहाड़ी बोलियां जो है ये 3 हिस्सों में मुनक़िस्म है। कौन कौन सी? पहली है पूर्वी पहाड़ी, दूसरी है दरमियानी पहाड़ी और तीसरी है मगरबी पहाड़ी। यानी ये पहाड़ी बोलियों की 3 किस्में हैं। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, राजस्थान की कितनी अहम बोलियां हैं? जवाब हो जाएगा, राजस्थान की कुल 4 अहम बोलियां हैं। कौन कौन सी? पहली है मारवाड़ी, दूसरी है मालवी, तीसरी है जयपुरी और चौथी है मेवाती। यानी ये चारों बोलियां जो है राजस्थानी की ये बहुत ही अहम बोलियां हैं। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको ये मालूम चल जाए कि जो निसाब के मुताबिक यूजीसी नेट जेआरएफ का जो उर्दू का निसाब है उसके मुताबिक हमने क्लास शुरू करवा दी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये सेशन शुरू हो चुका है और हम मुकम्मल 10 यूनिट की मुकम्मल तैयारी हमारी इसी चैनल पर होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी एक बेहतर और मुकम्मल तैयारी हो सके। बहुत शुक्रिया।